So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on the YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का जियोग्राफी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। ओके, देखो इससे पहले हमने 2 चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिए। जिनको नहीं पता वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कर सकते हैं। सो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम। ओके, चैप्टर 3 में क्या है? द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखो मैंने बताया था जो क्रस्ट है उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर। जितना भी सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, थिक लेयर ऑफ सॉइल है, उसको क्या बोला जाएगा? लिथोस्फेयर। जितना भी सॉलिड पोर्शन है अर्थ पे उसको बोला जाएगा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर लिथोस्फेरिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। अब 7 मेजर और 8 माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ठीक है। तो जो लिथोस्फेयर है वो 7 मेजर और 8 माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स में टूटा हुआ है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. देखो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि जो रॉक्स है वो मैग्मा से बनते हैं, है ना। मैग्मा से रॉक बनते हैं और मैंने बताया कि अर्थ की मैंने 3 लेयर पढ़ाया था। सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है कोर, है ना। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वैसे मैंने बताया कि 7 लिथोस्फेरिक प्लेट है, मेजर और 8 माइनर, ये सारी मूव करती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या बने हैं? हमारा माउंट एवरेस्ट के बारे में तुमने एक चीज सुना होगा ऐसे कि माउंट एवरेस्ट धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, हाइट उसकी बढ़ रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि 2 लिथोस्फेरिक प्लेट जो है आपस में टकरा रहे हैं, धीरे धीरे पुश कर रहे हैं और वो माउंट एवरेस्ट जो है उसका आकार और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ठीक है, वो धीरे धीरे मूव करते हैं। जैसे कुछ मिलीमीटर भर गए, हर साल में कुछ मिलीमीटर आपस में आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और ये क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा है धरती के अंदर वो भी मूव करता है, इसीलिए जो प्लेट्स है वो भी मूव करेंगे, ठीक है। अभी मोल्टन मैग्मा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कि ऐसे चालू होते हैं, फिर ऐसे 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 और ये ऐसे 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 मूव करेंगे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर चेंज होता है ना। ये जो मूवमेंट है उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है एंडोजेनिक मूवमेंट, एक होता है एक्सोजेनिक मूवमेंट, ठीक है। अब अर्थ के नीचे, ठीक है, अगर अर्थ के नीचे हो रहा हो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट, और सरफेस पे जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो इंटीरियर पे होगा उसको बोलेंगे एंडोजेनिक और सरफेस पे जो होगा उसे बोलेंगे एक्सोजेनिक, ठीक है। इतना पता चल गया कि अर्थ है जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है और जो नंबर ऑफ प्लेट्स है वो मूव करती है, ठीक है। धरती के नीचे मतलब सरफेस के नीचे जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे वो एंडोजेनिक, और जो सरफेस के ऊपर होगा उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अर्थ का जो मूवमेंट है देखो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब हमें पता है जो एंडोजेनिक फोर्सेस होंगे वो 2 तरीके से होंगे, ठीक है। अगर मैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताऊं, ठीक है, ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये बहुत तेज होगा, एक ये धीरे से मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो बन रहा है वो स्लोली उसका हाइट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? स्लो एंडोजेनिक मूवमेंट होगा, स्लो एंडोजेनिक फोर्स होगा ना,
ठीक है। और एक जो फास्ट होता है, जैसे कि हमारे, अब मैं बैठा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक ये थोड़ी ना कि यार थोड़ा सा साल रुक जाते हैं, एक साल बाद आ जाएंगे, या धीरे 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 करके आ रहा है अर्थक्वेक, ऐसा होता है क्या? या फिर कोई वॉल्केनो है, ठीक है, मान लेते हैं माउंट फूजी है, इसका किस दिन मन किया, ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है। या फिर बहुत सारे जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, ठीक है, क्या वो सोच के ब्लास्ट होते हैं, या फिर क्या उसके अंदर जो मूवमेंट होता है ब्लास्ट होने से पहले, क्या वो पहले धीरे 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 निकलते हैं, या वो अचानक से ब्लास्ट होते हैं, है ना? तो एंडोजेनिक मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स और एक होता है सडन फोर्स। डायस्ट्रोफिक होता है वो स्लो फोर्स होता है, और ये सडन फोर्स मतलब पता ही है एकदम फास्टली, ठीक है, जो अचानक से ही फट गया, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, सडन फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कौन से होंगे, जो कि स्लो होंगे, जैसे कि माउंटेन्स का बिल्ड होना, बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से होंगे, जो अर्थ के सरफेस पे लगेंगे, जैसे कि इरोजनल, डिपोजनल, ठीक है। अब ये इरोजनल डिपोजनल क्या है, तो देखो, जैसे कि यहां पे मिट्टी थी पहले, ठीक है, ये मिट्टी है और यहाँ पे पानी आया, पानी आया, पानी आया, ये मिट्टी यहाँ से बहकर यहाँ चली गई और यहाँ जाके जमा हो गई, ठीक है। तो जो मिट्टी यहाँ से गई है उसको बोलेंगे इरोजन, और यहाँ पे जमा हो गया इसको बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। जो मिट्टी यहाँ से होकर बारिश की वजह से या किसी पानी की वजह से यहाँ से उड़ के चली गई, ठीक है, इरोड हो गई और जाके कहीं पे जमा हो गई, ठीक है, तो यहाँ से जो गई है उसको बोलेंगे इरोजन, यहाँ जाके डिपॉजिट होगी तो ये क्या होगा, डिपोजिशन, ठीक है। तो पता चल गया इरोजनल और डिपोजिशन क्या होता है। अब ये इरोजनल और डिपोजिशन किसकी वजह से होता है, रिवर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, सी के वेव की वजह से होता है, ग्लेशियर्स की वजह से हो सकता है। सी वेव क्या है और ग्लेशियर क्या है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हम अभी बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं एक बार। तो एंडोजेनिक जो फोर्स होते हैं समटाइम प्रोड्यूसेस व्हेन सडन मूवमेंट्स एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं वो सडन मूवमेंट कर सकते हैं और स्लो मूवमेंट कर सकते हैं। सडन मूवमेंट्स में जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है ना। अब अर्थक्वेक क्या धरती के अंदर थोड़ी होता है, अर्थक्वेक का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, वो तो धरती के ऊपर होता है, सरफेस पे होता है उसका इफेक्ट, है ना। वोल्केनो होता है, वोल्केनो जो होता है, वोल्केनो का जो फोर्स होता है वो सडन फोर्स होता है, और इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार तुम्हें मैंने बताया था कि अभी कि व्हाट आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो ये देखो लिखा हुआ है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स, है ना। तो मैंने बताया कि 8 मेजर और 7 माइनर हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। अभी लिथोस्फेरिक प्लेट्स में कंटिनेंट्स हो गया, ओशन के फ्लोर हो गए, ये सब आते हैं, ठीक है। और जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है जो वो अर्थ का ही क्रस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे या फिर बड़े रिजिड और इरेगुलर शेप के स्लैब्स, स्लैब पता है जैसे पत्थर हो गया, पत्थर का टुकड़ा, ठीक है। तो इरेगुलर रिजिड स्लैब्स होते हैं, ठीक है, जो अपने ऊपर कंटिनेंट्स और ओशन के फ्लोर को लेकर चलते हैं, ठीक है। पता चल गया लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है। तो भाई साहब लिथोस्फेरिक प्लेट होता है वो अर्थ का ही क्रस्ट होता है और कुछ नहीं होता, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे रिजिड और इरेगुलर शेप के स्लैब होते हैं या फिर प्लेट्स होती हैं जो अपने ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को लेकर चलती हैं, ठीक है। ये तो लिथोस्फेरिक प्लेट हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक में हमने पढ़ा था कि दो होते हैं, एक तो सडन मूवमेंट होगा, एक होगा स्लो मूवमेंट। तो सडन मूवमेंट होगा जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनो आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ के सरफेस पे।
है ना। वोल्केनो, अब ये देखो एक वोल्केनो है, इसका एक तुम्हें डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब ये तो डायग्राम है, इधर अगर साइड में आओगे तुम्हें दिखेगा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का वर्ड्स का मीनिंग। तो एंडो मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, जो मूवमेंट अर्थ के अंदर हो, और एक्सो मतलब जो मूवमेंट अर्थ के ऊपर हो, ठीक है। तो इनसाइड ओरिजिन मतलब जो मूवमेंट का ओरिजिन अर्थ के नीचे से है उसको बोलेंगे एंडोजेनिक। जिस मूवमेंट का ओरिजिन अर्थ के बाहर से है उसे बोलेंगे एक्सोजेनिक, ठीक है। वोल्केनो एक वेंट होता है, देखो ये वेंट है वोल्केनो का, ठीक है। ये देखो ये देखो, रुको ब्लू ले लेते हैं, ब्लू। तो ये देखो ये वेंट है, ठीक है, जहां से ये बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं क्रेटर, है ना। और क्या निकलता है, गैस और लावा, ये सब निकलता है किससे, वोल्केनो से। तो वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा मटेरियल इरप्ट सडनली। तो वोल्केनो एक वेंट होता है जो कि अर्थ की क्रस्ट से क्या मोल्टन मटेरियल निकालता है, ठीक है। मोल्टन मटेरियल क्या है अर्थ के अंदर, भैया लावा ही तो है। तो वोल्केनो पता चल गया, वोल्केनो एक वेंट होता है। आओ जरा दूसरा, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ vibrates, the vibration can travel all around the earth, these vibration are called earthquake। अब बताओ, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं अगर वो हिलेंगी, वाइब्रेट करेंगी, तो उससे क्या होगा, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो उनका जो वाइब्रेशन होगा वो ट्रैवल करेगा अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक क्यों आता है, तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो वाइब्रेट करती हैं, वो जो वाइब्रेशन है जब वो ट्रैवल करता है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक्स, ठीक है। इन वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। फिर से सुनो, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेट करती है, और ये जो वाइब्रेशन है इसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। अब इधर आओ, तो आपको एक डायग्राम दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये मैंने एक अर्थ का पीस ले लिया, ठीक है, जहां पे हम वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी जहां पे अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये वाला एरिया देखो, ठीक है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, यहां से जो अर्थक्वेक चालू है, जो वाइब्रेशन चालू है, ठीक है। तो इस जगह को बोलूंगा मैं फोकस, क्या बोलूंगा मैं, ये जो एरिया है जहां से वाइब्रेशन चालू हुआ है इसको बोलूंगा मैं फोकस, ठीक है। और जो एकदम उसके सामने है जहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में इस अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ हो उसको बोलूंगा एपिक सेंटर, समझ गए। फिर से सुनो, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, अर्थ की देखो लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे से जहां से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको बोलूंगा मैं फोकस, ठीक है। और इसके एकदम सामने परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हुआ हो वो क्या होगा, एपिक सेंटर, ठीक है, एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स, ग्रेटेस्ट डैमेजेस इज usually closer to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। लिखा हुआ है कि जो एपिक सेंटर है, ठीक है, वहां से जो वाइब्रेशन है वो बाहर की तरफ ट्रैवल करती है, जैसे ये देखो ये बाहर की तरफ ट्रैवल करती है। ये ऐसा ही है जैसे एक पानी में तुम पत्थर मारते हो तो पानी का जो पानी है वो कैसे ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है ना, फिर जाके एक जगह खत्म हो जाता है ये वाइब्रेशन। वैसे ही सेम जो वाइब्रेशन है वो बाहर की तरफ ट्रैवल करती है एपिक सेंटर से, ठीक है। एपिक सेंटर के जो सबसे क्लोज होगा वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। जैसे फोकस है, फोकस के ऊपर एपिक सेंटर है, वहां तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा, उसके आसपास के क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होगा, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, जितना एपिक सेंटर से दूर जाओगे अर्थक्वेक की जो मात्रा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी कम होती जाएगी।
है कि नहीं। तो मैंने बता दिया जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस, उसके एकदम सामने जहाँ पे एकदम फोकस के एकदम परपेंडिकुलर पे जो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा उसको बोलेंगे एपिक सेंटर, ठीक है। और जो हमारा वेव्स है, मतलब जो वाइब्रेशन है, अर्थक्वेक क्यों होता है, वाइब्रेशन की वजह से। तो जो वाइब्रेशन है, जो सेस्मिक वेव्स होते हैं वो सारी डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। मतलब जितना दूर आप एपिक सेंटर से होगे उतना ही कम आपका नुकसान हुआ होगा, समझ गए। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट है, ठीक है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। कुछ कॉमन तरीके होते हैं जिससे पता करते हैं हम लोग कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मछलियां हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाती हैं, सांप है वो अपनी बिल से, अपने जो होल है जहाँ पे वो रहते हैं वहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भुज में एक अर्थक्वेक आया था, भुज गुजरात का एक पार्ट है, वहां पे अर्थक्वेक आया था, उसकी इमेज है। आओ जरा, अर्थक्वेक से हम बच कह सकते हैं, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अब भैया अर्थक्वेक आ गया, अब हम उससे बचेंगे कैसे। तो कोई सेफ स्पॉट खोज ली, जैसे किचन के काउंटर के नीचे चले गए, टेबल या डेस्क के नीचे चले गए, ठीक है, किसी कॉर्नर में चले गए, दीवार है जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है, तो तुम यहाँ कोने में चले गए, है ना। और किस चीज से दूर रहना हमें, तो आग वाली जगहों से दूर रहना है। एरियाज अराउंड चिमनी, जब कोई चिमनी है उससे दूर ही रहोगे, चिमनी की भैया सिर पे तो है, अर्थक्वेक से बचने गए थे ले सिर ही फट गया, है ना। विंडोज और जो शटर इंक्लूडिंग मिरर्स हैं, ठीक है, जिनका शटर होता है जिसको तुम बंद करते हो उससे दूर रहना है। पिक्चर और फ्रेम से दूर रहना है ना। पता चले ये फ्रेम है दादी का, तुम्हारे फोटो लगा है, तुम यहाँ बैठे हो कि भैया मैं भूकंप से बचूंगा, दादी ने बोला ले बेटा तेरे ऊपर ही गिर जाएंगे फिर दादी, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। देखो इसके लिए तैयार कैसे हो सकते हैं, तो भैया पहले तो अगर भूकंप आया तो अपने आसपास के लोगों को बताओ कि भाई भूकंप आ गया है, आ रहा है, आप प्लीज कहीं सेफ जगह पे चले जाओ, अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, कॉन्फिडेंट करो कि यार देखो पहले तो लोग, भूकंप आता है, कोई भी ऐसे डिजास्टर आता है तो लोग डर जाते हैं, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट करना है लोगों को, ठीक है। फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, किसी भी डिजास्टर को फेस करने के लिए आपको एकदम कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। अपनी फैमिली मेंबर को बताओ, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ कि डरो मत कुछ नहीं होगा, है ना। अब मेजर लैंड फॉर्म्स, देखो द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। देखो देखो कोई भी मिट्टी दो तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। पहला है वेदरिंग, दूसरा इरोजन है, ठीक है। जरा आओ वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते फिर मैं समझा दूंगा। वेदरिंग क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं जब वो टूटते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो रॉक होते हैं जो ब्रेक होते हैं उसको वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन क्या होता है, वियरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड एंड आइस, उसको बोलते हैं इरोजन। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड आउट अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स अ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ ऑन द सरफेस। अब होता क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, अच्छा एक बात बताओ, जितने भी प्लेन्स हैं, प्लेन्स बोलो, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, और जितने भी लैंडफॉर्म्स हो बनते कैसे हैं, तो उसके लिए तीन मेजर कंपोनेंट्स जो है वो काम करते हैं। वेदरिंग, ठीक है, दूसरा वेदरिंग हो गया, इरोजन और डिपोजिशन। अब सर कैसे, आओ बेटा देखिए जरा कैसे। तो मान लेते हैं ये एक जमीन है, ठीक है, यहां पर मौसम से, ये एक पत्थर है, ठीक है, यहां पर मौसम का बदलाव होता है, ठीक है, पहले ठंड आता है फिर गर्मी आती है फिर सोन, मतलब मौसम बदलेंगे। तो यहाँ का जो पत्थर है उसके अंदर बदलाव आएगा, वो कमजोर होएगा, धीरे धीरे वो टूटने लगेगा, वेदरिंग होगा उसके पे, वेदर की वजह से, ठीक है, ये पत्थर जो होगा क्या होगा, कमजोर होने लगेगा, कमजोर होगा तो टूटेगा,
अब ये टूट गया, मतलब इसके अंदर वेदरिंग हो गई। बारिश हुआ एक पत्थर पे और एक हफ्ते तक बारिश होने लगा लगातार बारिश हो रही है एक हफ्ते से, तो वो पत्थर कमजोर होगा। अब वो पत्थर कमजोर होगा तो टूटने लगेगा, फ्रेगमेंट्स में, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक दिन बारिश आती है, बारिश आएगी तो क्या होगा, ये जो टूटे हुए पत्थर है वो अपने साथ ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी। ले जाने के बाद कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट कर देगी उसको, है कि नहीं। तो ये जो बारिश इसको ले आई, ठीक है, इसको बोलेंगे इरोजन। अर्थात कि वो जो यहाँ पे जो मटेरियल था, जो भी हमारा लैंड था, वो क्या हो गया, इरोड हो गया, है ना, इरोड हो गया। अब इरोड होने के बाद इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा, जहां पे डिपॉजिट होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन, है कि नहीं। फिर समझो एक सूरज देवता है, ये एक जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे मौसम की वजह से ये जो जमीन का टुकड़ा है वो खराब हो गया, इरोड हो गया, टूटने लग गया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, बारिश आई। अब बारिश आई, ले भाई छम छमा छाई छाई, ठीक है, छम छमा छाई छाई हुआ। तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है, ये जो लैंड का ये पीस है, वो क्या होगा, पानी के साथ 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 चलते जाएगा, जाके कहीं ना कहीं इवेंचुअली जमा हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इस डिपॉजिट को भी बोलते हैं डिपोजिशन, है ना। जब ये छम छमा छाई छाई हुआ, ये हमारा सूरज देवता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो मिट्टी है वो इरोड होगी, इरोड होने के बाद कहीं जाकर डिपॉजिट होगी, होगी ना। ये जब डिपॉजिट होगी इसको बोला जाएगा डिपोजिशन। जब यहाँ से इरोड हुई इसको बोला जाएगा इरोजन, ठीक है। मौसम के बदलाव की वजह से, सूरज के तापमान की वजह से जो ये पत्थर टूटा है इसको बोलेंगे वेदरिंग, ठीक है, लिखा भी हुआ है। वेदरिंग क्या होता है, जब पत्थर टूट जाता है अर्थ के सरफेस, उसको बोलते हैं वेदरिंग। ये कब टूटता है, नेचुरल फिनोमिना की वजह से होता है, ठीक है। इरोजन, जब ये वियरिंग अवे ऑफ द लैंडफॉर्म बाय डिफरेंट एजेंट्स, जब वो लैंडफॉर्म है, जब अलग अलग एजेंट से, जैसे वाटर होगा, विंड होगा, आइस है, इनकी वजह से जब बह के दूसरी जगह चले जाए तो उसको बोलेंगे इरोजन, है ना। उसके बाद आ गया जो इरोडेड जो मटेरियल है वो कहीं जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, कहीं ट्रांसपोर्ट होके वहां डिपॉजिट हो जाएगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, या तो वाटर होगा या विंड की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, या ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन वाला, इसकी वजह से बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है धरती पे, उसका निर्माण होता है, जैसे प्लेट्यूज बन गए, है कि नहीं। आगे है वर्क ऑफ अ रिवर। अब भैया पानी कैसे काम करता है, नदी कैसे काम करती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंड्स व्हेन द रिवर टम्बल्स एट a steep angle over very hard rock डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। अब वाटरफॉल कैसे बनता है, आओ जरा। तो मान लेते हैं, देखो यहीं पे दिखा देता हूं। तो भाई साहब ये जमीन था, ये पानी आ रही थी, नदी आ रही थी, ठीक है। नदी में आपको पता है देखो ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है। नदी का जो पानी है यहाँ से गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, तो जो ये हार्ड रॉक था वो हार्ड रॉक था वो तो सस्टेन कर गया, लेकिन जो ये सॉफ्ट रॉक था वो टूट गया, ठीक है। जब एक नदी टंबल करती है, गिरती है एक स्टीप एंगल पे, स्टीप एंगल पता नहीं क्या होता है, ये वाला एंगल, ऐसे एंगल पे गिरती है, समझे, नदी है पहले ऐसे गिर रही थी, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है। और जो ये सॉफ्ट वाला जो अब रॉक है वो टूट जाएगा, अब वो कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, जिससे क्या बन जाएगा, वाटरफॉल बन जाएगा, बन जाएगा। ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली इट फॉर्म वाटरफॉल, है कि नहीं, ठीक है। तो वाटरफॉल का निर्माण कैसे होगा, मैंने बता दिया कि ये नदी थी, ठीक है, रॉक दो टाइप के होंगे, एक हार्ड होगा एक सॉफ्ट वाला होगा। तो नदी थी, पहले वो स्टीप एंगल पे फ्लो कर रही थी, क्या कर रही थी, वो स्टीप एंगल पे फ्लो करी, ठीक है। और एकदम जो रिवर का स्पीड था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। स्टीप एंगल पे जब वो गिरी तो जो हार्ड रॉक्स थे, या फिर बोले तो जो स्टीप वैली थी, वहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। फिर से समझो, मैं एक बार फिर समझाता हूँ।
देखो ये नदी थी, ठीक है, ये स्टीप एंगल पे फॉल कर रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब नदी का बहाव तेज होगा तो यहाँ पर जो भी हमारा सॉफ्ट रॉक होगा वो टूटेगा। सॉफ्ट रॉक टूटने की वजह से क्या होगा, अब ये सीधे ऐसे बहेगी, तो ये अब क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। क्या बन जाएगा, वाटरफॉल, ठीक है, क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। वेरी गुड, वाटरफॉल बन गया। इधर आओ, तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, वेनेजुला, साउथ अमेरिका में, जिसका नाम है क्या, एंजल फॉल्स, याद रखना। तो वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पे, वेनेजुला में, जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एंजल फॉल्स, ठीक है। उसके बाद निगरा फॉल्स है जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे मिलता है, ठीक है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे निगरा फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स जाम्बी और जिम्बाब्वे है जो अफ्रीका में वहाँ के उसके बॉर्डर पे मिलेगा, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ मिलेगा, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो कि अफ्रीका में लोकेट करता है उसके बॉर्डर पे क्या मिलेगा, विक्टोरिया फॉल्स। तो मैंने आपको 3 फॉल्स के बारे में बता दिया। पहला है एंजल फॉल्स, ठीक है, एंजल फॉल्स कहाँ पे है, तो ये मिलेगा वेनेजुला में, दैट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद निगरा फॉल्स, ये है कनाडा में, कनाडा एंड नॉर्थ, ये यूएसए नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ मिलेगा, तो जाम्बी और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, ठीक है। आगे आओ, तो मिएंडर लिखा है। मिएंडर क्या होता है, जब रिवर्स है तो आपने रिवर्स देखा होगा, रिवर्स कैसी होती है, रिवर्स को ऐसे फ्लो करते हुए देखा होगा, ठीक है। तो जो ऐसा फ्लो होता है रिवर का उसको बोलते हैं मिएंडर। अब ये बनता कैसे है, तो पहले तो रिवर सीधी सीधी फ्लो होगी, आपको पता है, ठीक है। रिवर का जो वाटर है वो ऐसे फ्लो होगा, लेकिन एक्चुअली में रिवर का वाटर फ्लो कैसे होता है, एक्चुअली में वो ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इधर का जो मटेरियल होगा वो इरोड हो जाएगा और इधर जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इधर का मटेरियल जो इरोड होगा, क्योंकि इधर से गया तो इधर से जाएगी, फिर ये इधर जाएगा, है ना, पानी इधर जाएगा, तो इधर से जो भी इरोड हुआ वो मटेरियल होगा वो इधर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या बन जाएगा, जो रिवर हो जाएगा वो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको बोला जाएगा मिएंडर, ठीक है। अब आपको इसी में एक मिलेगा ऑक्स लेक, ऑक्सबो लेक। अब व्हाट इज ऑक्सबो लेक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर से नदी सीधे बहने लगेगी और ये एक लेक का निर्माण करेगा जिसको बोला जाएगा ऑक्सबो लेक। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये नदी पहले ऐसे ऐसे फ्लो कर रही थी, तो ये तो मियांडर हो गया, फिर इसी से टूटकर ये क्या बना, ऑक्सबो लेक, ठीक है। लिखा हुआ है एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज meanders ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander. The ends of the meander loop come closer and closer. It due course of time the meander loop cuts. जो meander का जो loop है वो कट जाता है, ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ, जो रिवर होती है जब वो ट्विस्ट करती है, ठीक है, तो क्या फॉर्म करती है, मेंडर। अब कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो उसके साइड होते हैं मेंडर के वो कट जाते हैं, ठीक है। ये पास आने लगेंगे और आएंगे पास, और आएंगे पास, और आएंगे, फिर ये कट जाएगा पीस और क्या बना लेगा, ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स
This led to flooding of the neighboring areas. As it sit, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of flood plain. Now what is flood plain? तो ये नदी है, जब ये ओवरफ्लो करने लगेगी, ओवरफ्लो करने की वजह से क्या होगा, ये जो जमीन है यहाँ पर भी ये क्या करेगी, सेटल डाउन हो जाएगी ये नदी, ठीक है। और जब ये ड्राई होगी, फिर जब ये अपने ओरिजिनल नेचुरल स्टेट में आ जाएगी, तो जो सेडिमेंट्स होंगे वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, जो जमीन है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये जगह क्या हो जाएगी, फ्लोड प्लेन, ठीक है, याद रखना। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, ये अपने बैंक से ओवरफ्लो कर लेती है, बैंक मतलब तट से, जब इसका तट है ये नदी का, उससे जब ओवरफ्लो कर जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्लोडिंग, ठीक है, उसके जो नेबरिंग एरिया जो होता है वहाँ पे फ्लडिंग हो जाता है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ अ फाइन सॉइल, जैसे ही फ्लड होता है ये जो मिट्टी की फाइन सॉइल होती है, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ जमा हो जाएंगे, नदी के किनारे। इसीलिए आपने जब नदी देखा होगा, अगर आपने कोई नदी देखा होगा, तो उसके आसपास आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे एकदम रेत जैसे, ठीक है, क्योंकि वो एरिया जो होता है वो फ्लड प्लेन होता है, मतलब कि उस एरिया में कभी भी फ्लड आ सकता है, ठीक है। अब आपने ये लेविस नाम का वर्ड लिख रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक नदी है, ठीक है, नदी से पानी ओवरफ्लो नहीं करता, क्यों, ठीक है, क्यों नहीं करता भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज होती है, उसको हमारे गांव में क्या बोलते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में तो लेविस कहते हैं, ठीक है, और हमारे उधर कहते हैं दराड़, ठीक है, आपको उधर पता नहीं क्या कहते होंगे। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेविस, जो तट होते हैं जब वो उठे हुए होते हैं जमीन, वो समुद्र के तल से, मतलब ये नदी बह रही, समुद्र बोलना, नदी के तल से जब वो उठे होते हैं, ये नदी है, नदी बह रही है, ठीक है, और ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, लेविस। देखो ये भी यहाँ पे लेविस लिख रखा है कि भैया यहाँ पे ये नदी बह रही है, या जो उठा हुआ पार्ट है नदी से उसको क्या बोला जाएगा, जो रेज्ड पार्ट है, रेज्ड बैंक है, उसे बोला जाएगा लेविस। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज and the river begins to break up into a number of streams called distributaries। जैसे ही ये नदी, ठीक है, समुद्र से मिलने वाली होती है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। जैसे मेन नदी है, ये बड़े वाले ये ओशन में जब मिलने वाली होती है, सी में जब ये मिलने वाली होती है, तभी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, इसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरी, ठीक है। रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड्स, ईच ट्रिब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। देखो अब क्या होता है कि जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है, और जमा करने लगती है लोड, जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्लो होने लगती है और डिपॉजिट करते हैं अपना जो भी सेडिमेंट्स लेके आई है अपने साथ, इसको जमा करने लगती है। देखो जैसे ये सेडिमेंट है, लेके यहाँ जमा होने लग गया, ठीक है। अब सारी डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अपना एक माउथ बना लेगी। माउथ क्या होता है भाई साहब, देखो नदी में आपको दो चीज दिखाएगा, एक सोर्स, एक माउथ। तो नदी जहां से चालू होती है वहां उसको बोलते हैं सोर्स, और जहां पे आके एंड होगी तो उसका जो लास्ट फेस होगा उसको बोला जाएगा माउथ, ठीक है, ओके। द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म ए डेल्टा। मैंने बोला कि छोटे छोटे सेडिमेंट्स वो कलेक्ट होने लग जाएंगे, और जब ये सेडिमेंट्स ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे तो क्या फॉर्म कर लेंगे, डेल्टा, ठीक है, समझ गए। अब सी वेव्स का काम क्या होता है, तो सी वेव्स पहले समझो वेव्स कैसे बनती है। देखो जब विंड होती है, विंड के एक्शन की वजह से क्या बनती है, वेव्स, ठीक है। अब सी वेव्स का काम क्या है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल फॉर्मेशन। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, cracks develop over time, they become larger and wider, thus the hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves। अब क्या होगा, देखो पहले समझो कि कोस्टल लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं।
इट मीन अब ये कोस्टल लैंडफॉर्म क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब कोई भी नदी बहती है तो उसके आसपास में जो जमीन होती है ज़्यादा ही उपजाऊ हो जाती है, कोस्टल लैंड बन जाता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जो नदी है अपने साथ क्या लेके आती है, इरोडेड जो मिट्टी होती है उसको लाती है और यहाँ जमा कर देती है। ठीक है, जो इरोडेड मिट्टी है बाहर से लेके आती है, ठीक है, वो जमा कर देती है अपने सीवेज की हेल्प से। इसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। अब सीवेज जो होती है वो कंटिन्यूसली पत्थर पे टकराती है। देखो जैसे ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, तो आपको दिख रहा होगा कि ये पत्थर है, यहाँ पे सी आर लिख रखा है, कहीं पे सी केव लिखा है, कहीं पे स्टॉक लिखा है। अब ये चीजें है क्या, तो ये नदी थी, नदी बोले थे, ये वेव्स है, वेव्स टकरा रही है यहाँ पे, रोज रोज टकरा रही है, डेली टकरा रही है, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर खड्डा हो जाएगा जिससे कि केव का आकार ले लेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे सी केव। और जब यही केव, ठीक है, जब इसके थ्रू एकदम पानी पास हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है, जब ऐसा होने लग जाए तो ये हो जाएगा सी आर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स कॉल्ड सी केव्स। ठीक है, केव लाइक जो रॉक, जैसे कोई पत्थर है, मैं फिर से समझाता हूँ। तो ये पत्थर है जहाँ पे सी वेव से स्ट्राइक कर रही है डेली, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कैविटी जनरेट हो जाएगा, कैविटी। अब इस कैविटी को क्या बोल जाएगा, केव। क्या बोल जाएगा, केव। और ये सी के अंदर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सी केव। ओके, ठीक है। अब ये आर्क क्या है, तो जैसे ये कैविटीज बड़ी होती जाती है, ठीक है, और इसमें सिर्फ जो रूफ बच जाती है और इसके आर पार जो है वो पानी निकल जाए, ठीक है, तो ये क्या बनाती है, सी आर। ठीक है, सिर्फ इसका सिर्फ ऊपर का हेड पोर्शन बच जाता है, जो नीचे का जो बॉडी है उसके अंदर तो पूरा इन्होंने क्या कर दिया, कैविटी बना दिया। और जब ये कैविटी पूरी तरीके से गो थ्रू करने लगती है पानी को, पानी एकदम टू एंड फ्रो मूव करने लगता है आगे पीछे, ठीक है, उसको बोला जाएगा सी आर। ठीक है, तो सी आर क्या होता है, जब एक सी के पूरी तरीके से टूट जाए, मतलब इसके आर पार जो है पानी का फ्लो जो है वो मूव, पानी का जो फ्लो है वो स्थान लेने लगे, मतलब when the flow of water start taking place from the cavity of a headland is known as sea cave, sea arc। ठीक है, जब वाटर का फ्लो है ना वो होने लगे सी केव से, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पानी जो है पूरी तरीके से आदान प्रदान होने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगे, फिर वो क्या बन जाएगा, सी आर। ये क्या बन जाएगा, सी आर। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। फिर ये थोड़ा 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 और टूटेगा और क्या बच जाएगा, जो रूफ है वो टूट जाएगा, ये जो है इसका टूट जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला जो बचेगा इसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोल जाएगा, स्टॉक, है ना, स्टॉक। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। देखो जो रॉकी कोस्ट है, ठीक है, जो कि सी वाटर में मिलते हैं, ऐसे एकदम कोई पहाड़ हो गया, ठीक है, ऐसे समुद्र है मान लेते हैं, एक बार समझो। तो ये क्या है भैया, ये सी था और ये ऐसे ये लैंड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा सी क्लिफ। क्या बोला जाएगा, सी क्लिफ। ठीक है, समझ गए। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब बीचेस कैसे बनती है, तो जो सी वेव्स है वो डिपॉजिट करते रहते हैं सेडिमेंट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है, बीचेस। ठीक है, समझ गया। अब आइस का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ आइस, तो ग्लेशियर्स को बोलते हैं रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ के समुद्र, बर्फ का समुद्र क्या होता है, ग्लेशियर्स। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये एक टाइम पे रिवर हुआ करता था, लेकिन ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है, तो क्या बन गया फिर, ग्लेशियर। which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। देखो यहाँ पे भी लैंडस्केप होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी ग्लेशियल मोरेन्स। अब व्हाट इज ग्लेशियल मोरेन्स, जो मटेरियल है, जैसे
यहाँ पे इरोजन हुआ तो जो मटेरियल कैरी किया गया ग्लेशियर के द्वारा, जैसे कोई रॉक हो गया, कोई स्मॉल सैंड हो गया, कोई सिल्ट हो गया, वो आके डिपॉजिट हो गया एक जगह पर, ठीक है, तो क्या बना देगा ग्लेशियल मोरेल्स, ठीक है, याद रखना। बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो ग्लेशियर्स, कार्व आउट डीप हॉलो देयर, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, बड़ा सा हॉलो स्पेस बन जाएगा, उसके अंदर चीजें आकर डिपॉजिट होने लगे, उसको क्या बोल जाएगा, ग्लेशियल मोरेल्स, ठीक है। आओ जरा, वर्क ऑफ विंड, अब हवा का काम क्या होता है, तो अब आते हैं डेजर्ट में। तो डेजर्ट में आपको मशरूम रॉक दिखेंगे। मशरूम रॉक में क्या होता है, मैंने दो रॉक पढ़ा है, एक होता है हार्ड होता है, एक होता है सॉफ्ट, ठीक है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब एक बात बताओ, डेजर्ट में भाई साहब पानी तो है नहीं, डेजर्ट में क्या है, विंड है, तो विंड की वजह से यहाँ पे इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। डेजर्ट के अंदर में आपको पत्थर दिखेंगे जिसका आकार मशरूम जैसा होगा, मतलब कि यहाँ पे तो पत्थर होगा, यहाँ पे छोटा सा और पत्थर होगा, फिर ये डायरेक्ट अंदर जुड़े होंगे। तो ये जो ऊपर वाला तो हार्ड रॉक होगा, जो कि ऊपर वाला इरोड नहीं हो पाया, और नीचे वाला क्या होगा, सॉफ्ट रॉक होगा, क्योंकि ये इरोड हो गया, ठीक है। जो विंड्स है इरोड करती है लोअर सेक्शन को, ठीक है, अपर पार्ट को नहीं करती, क्योंकि लोअर जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट, और जो अपर सेक्शन होता है वो क्या होता है, हार्ड। Therefore, such rocks have narrower base and wider top। इसकी वजह से जो इनका बेस होता है वो नैरो होता है, और जो इनका टॉप होता है वो वाइड होता है, यहाँ देख लो। When the wind flows, it lift and transport sand from one place to another। जब विंड ब्लो होती है तो एक जगह से दूसरी जगह सैंड लेके जाती है, सैंड अर्थात रेत लेके जाती है, और जब वे ब्लो करना बंद करती है, बहना बंद हो जाती है, तो क्या करती है, सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। आपको यहाँ पे सैंड ड्यून्स दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एयर है वो फ्लो करना चालू करती है, ठीक है, और ये यहाँ पे बंद हो गई, तो यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स है वो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट करने के बाद ये एक शेप ले लेंगे, इसका नाम होगा सैंड ड्यून्स, ठीक है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। अब ये तो जो डिपॉजिट हुए वो हैवी होंगे, अब इससे भी लाइट होंगे, जो कि और लंबी दूरी तक ट्रैवल कर लेंगे। लंबी दूरी तक ट्रैवल करने के बाद, ठीक है, the wind can carry it over very long distance when such sand is deposited in large area। जब ऐसे सैंड बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में डिपॉजिट हो जाता है तो बोलेंगे लोएस। क्या बोलेगा, लोएस, ठीक है, याद रखना यहाँ। और ये सबसे ज्यादा लोएस कहाँ मिलेंगे, चाइना के अंदर। कहाँ मिलेंगे, चाइना के अंदर, ओके, याद रखना। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, एंड आई होप यू लव द वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज make sure to hit a like and subscribe so that we can meet in future videos। and आपको इसके जितने भी प्रीवियस चैप्टर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, फिर गो थ्रू कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी चैप्टर्स है उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। वैसे अगर आपका कोई भाई बहन है उनको भी बोल देना, बाकी जो क्लासेज है उनका भी हमने विद द लाइन्स हमने एक समझा रखा है। इफ दे वांट टू रीच अस दे कैन, ओके। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।